सोशल मीडिया भी वरदान है या अभिशाप? मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है, बट उसका यूज सही किया जाए तो। एक ही है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो बचा हुआ है, बाकी सब बिखा हुआ है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपन उसी को यूज करें जो करने योग्य है। आज हमारे बीच मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज हैं। संगत का बहुत असर पड़ता है। आज का जो यूथ है या फिर आज की जो पीढ़ी है वो ऐसे अधीर हो गई है। उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, कम मेहनत पे चाहिए। एक से मैंने पूछा तुमको सक्सेसफुल बनना है? बोले हाँ। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले नो इन्वेस्टमेंट, नो वर्क और 3 करोड़ रुपीस पर मंथ का पैकेज। कैसे मिलेगा? इम्पॉसिबल है। थोड़ा रेस्ट लो और फिर अपने एग्रेशन को अपने खेल में दिखाओ। उत्तर जीत के मत दो, उत्तर जीत से दो। आंगन में जहाँ खेलने बच्चे नहीं आते, उस घर में यूं लगता है फरिश्ते नहीं आते। और खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, माँ बाप की मैयत में जब बच्चे नहीं आते। सब पैसे के लिए भाग रहे हैं। खुश रहने का सबसे आसान सूत्र। ओम इग्नोराय नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सेठी। बहुत सारे संतों से हम मिलते हैं जो वाकई में हमें दूसरे लोग को ठीक करने के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, और कैसे अच्छा हम जीवन जीने के बाद में प्रभु के पास जा पाएँ उसके बारे में बात होती है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो इस लोक को भी सुधारने की बात करते हैं, और बड़ी बात होती है कि उन पर माँ सरस्वती की भी असीम कृपा होती है। उनके शब्द खुद बोलते हैं, उनकी लिखी हुई किताबें हमें जीवन जीना सिखाती है। तो आज हम एक ऐसे संत के साथ बैठकर बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो अपने आप में एक विचारधारा नहीं, चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, और उनकी लिखी हुई किताबें युवाओं तक पहुंचती है, जिनकी रियल लाइफ जितनी मजबूत है, रियल लाइफ भी इतनी मजबूत है, जो नवाचार और संस्कार के अद्भुत संगम है, जोश और होश है, गति और संतुलन है। तो आज हमारे बीच मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज हैं, उपस्थित हैं। आप मूलतः जबलपुर के निवासी हैं, और बड़ी बात यह है कि आपने BBA किया, MBA किया, और MBA में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद में 22 साल की उम्र में आप विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभाव में आए, और 25 साल की उम्र में आपने दीक्षा प्राप्त की और जैन दिगंबर मुनि हो गए। तो आज हम मिलते हैं आदि सागर जी मुनि महाराज से, और आपसे बात करें तो वो इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि सुना है लोग उनको आँख भर कर देखते हैं, तो चलो उनके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। वो बोलें तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। स्वागत है मुनिवर आपका। कैसा लगा खंडवा करके? खंडवा का नाम जो सुना था, कुछ उससे अच्छा ही मिला। वैसे मेरे हिसाब से इसका नाम खंडवा की जगह खंड ना कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब में परस्पर बहुत एकता है, प्रीति है, ऐतिहासिक नगरी भी है, प्राचीन भगवान भी हैं, और यहाँ पर प्राचीनता भी है, इतिहास भी है। अच्छा लगा, फिर से आने का मन है। क्या बात। हर शहर की पहचान किसी की इमारतों से होती है, किसी के वहाँ के खाने पीने के व्यंजनों से होती है। खंडवा की पहचान है कि लोगों से है, और संत, सुर और संगीत साहित्य की नगरी है। किशोर कुमार दिया खंडवा ने, दादा धूनीवाला अध्यात्म के रूप में बड़ा नाम है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का शहर है, जिन्होंने कविता लिखी थी मुझे तोड़ लेना वनमाली। और संतों बड़ी खंडवा की हवा में साहित्य और संगीत के पराग उड़ते हैं। तो आप जैसे संत का खंडवा धरा पर आना वाकई में इस धरा को पावन करता है। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। आए चलें अपन प्रश्नों की ओर। एक बात होती है कि अंग्रेजी में कहावत है कि आप आपके दोस्तों का नाम बतलाइए, मैं आपको आपका चरित्र बतला दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में क्या संगत का इतना बड़ा असर होता है? आलोक जी, ऐसा है कि व्यक्ति के पास जो कुछ है वो उसकी संगत से डिफाइन होता है। मैं एक दृष्टांत से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि आप एक शब्द देखिए, मैं लिखता हूँ जी। या मैं एक आकृति बनाता हूँ। मैंने एक आकृति बनाई गोल सी। अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या लिखा है, तो आप कन्फ्यूज़न में है कि ये है क्या। लेकिन मैं इसके आगे अगर एक 1 और 0 लगाता हूँ पीछे, तो ये बात क्लियर हो गई कि 100 लिखा हुआ है। क्या बात। तो आपकी आकृति डिफाइन करती कि आप क्या हैं। अगर इसके बाजू में मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखा होता
तो वो लेटर हो जाता, मैंने अंक लिख दिया है तो वो अंक हो गया। संगत ही आपको डिफाइन करती है। बहुत खूब। कुंभकर्ण ने संगत ली रावण की तो जेल गया, हाँ, बंदी बना, और विभीषण ने संगत की राम की तो लंकेश हो गया। संगत का बहुत असर पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में, और ये अपने जो जेंजीज हैं, यूथ हैं, अगर इस बात को समझ जाए तो बहुत काम की बात है। संगत ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है, डिफाइन करती है। आपका आने वाला कल क्या है, लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब आप अच्छी संगत रख पाएंगे। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात कही आपने। हो यह रहा है कि दुनिया में मोटिवेशनल की अपन लाखों कहानियाँ सुन लें, लेकिन शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे कि जो द्रोणाचार्य और अर्जुन वाली कहानी थी कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने जवाब दिया मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है, और द्रोणाचार्य ने कहा कि आप चला दीजिए तीर, और तीर जाकर निशाने पर लगा। तो यह कहानी भारत से ही निकली और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आसपास पेड़ से और चिड़िया से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान युवा को हम देख रहे हैं कि वो लक्ष्य से भटक जाता है और शायद इसलिए असफल होता है। तो क्या लगता है आपको, लक्ष्य पर कैसे हमने रुकना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस तो सब जगह हैं जी। आप गाड़ी चलाओगे तो आजू बाजू सुंदर जो नज़ारे हैं नेचर के, वो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आप व्यापार करोगे तो किसी की बातें या कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है जी। और उस दिन बहुत दुकान में बहुत भीड़ है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि वो बाहर की चीज़ें अंदर ना आए। किसी ने मुझसे पूछा कि कविता क्या है, हाँ, तो मैंने कहा कि अंदर के चित्रों को कागज़ पे उतार देना, हाँ, जो अंदर आपके चित्र चल रहा है, गूंज चल रही है, उसको कागज़ पर उतार देना, ये कविता है। क्या बढ़िया। तो ऐसे ही जो बाहर की चीज़ें अगर आपके अंदर आ जाती तो डिस्ट्रैक्शंस होती है। मैंने देखा है कि जब एग्ज़ाम देने में जाता था तो 10th और 12th में तो बहुत टॉयलेट आई एग्ज़ाम के समय, खाली बैठे कुछ बनते ही था। हाँ, लेकिन जब मैंने बीबीए और एमबीए की ओर आया तब मेरे को तो किसी भी एग्ज़ाम में टॉयलेट नहीं आई, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक भी मिनट वेस्ट नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्शंस उसके लिए है जिसके पास डेडिकेशन नहीं। अगर आपके लिए, आपके पास किसी भी काम में डेडिकेशन है तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। खाना खाते समय या फिर अपना फेवरेट फूड खाते समय किसी को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, वो पहले उसको खाता है। तो बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन अगर आ गया, अगर आपके पास डेडिकेशन है तो किसी भी परिस्थिति में आपको डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं लगेंगे, और डेडिकेशन नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कविता की आपने। तो शब्द जब अनुशासित होते हैं तो कविता बन जाते हैं। पानी जब अनुशासित होकर बहता है तो नदी या नहर बन जाता है, या शोर जब अनुशासित होता है तो वो राग बन जाता है। तो अनुशासन के जीवन में बहुत मायने हैं। तो कहाँ लगता है आपको अनुशासन कैसे आएगा अंदर से? अनुशासन के लिए अभ्यास चाहिए। आज का जो यूथ है या फिर आज की जो पीढ़ी है वो ऐसे अधीर हो गई है। उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, कम मेहनत पे चाहिए। एक से मैंने पूछा तुमको सक्सेसफुल बनना है? बोले हाँ। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले नो इन्वेस्टमेंट, नो वर्क, 16 आवर की स्लीप और 3 करोड़ रुपीज़ पर मंथ का पैकेज। कैसे मिलेगा? इम्पॉसिबल है। तो वो जो अधीर हो गया है व्यक्ति, इसलिए अनुशासन विहीन हो गया है। क्योंकि जो अनुशासन में चलता है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन में जब कोई रहता है तो उसको बंदिश में रहना पड़ता है, और बंदिश में नहीं रहेगा तो वो अनुशासन में नहीं रहेगा। अनुशासन में मैंने देखा है, हम गुरु जी के अनुशासन में चलते हैं आज भी, तो गुरु जी के अनुशासन में आज भी हम चलते हैं तो उन्नति होती है। नदी सागर तभी बनती है जब वो अनुशासित होकर अपने मार्ग में बहती है। बहुत अच्छा। और अगर नदी अपना मार्ग भटक ले तो वो सुनामी हो जाती है, वो बाढ़ हो जाती है। अगर एक बच्चा आज अनुशासित होकर के पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि इतना साल भर का कोर्स उनको दिया जाता है। जो बुक दी जाती है वो मेरे ख्याल से 6 महीने 3 महीने में बहुत है, बट वो अनुशासित होकर के नहीं पढ़ता, इसलिए इतना लंबा समय लगता है। बिजनेस के लिए भी मैं एक बात बोलता हूँ जी, जो डेडिकेटेड है और अनुशासित है वो कभी फेल नहीं हो सकता। हमारा अनुशासन है कि इतने बजे दुकान खुलेगी, इतने बजे मंगल होगी, मैं प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतने % रखूँगा। आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। अनुशासन से काम कीजिए। आज दुकान खोली, कल बंद है, परसों 3 बजे खुल रही है, कस्टमर आपकी रेगुलरिटी कैसे चेक करेगा? तो अनुशासन होना हर जगह के लिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। वाकई में जो आज का युवा है तो वो बसो धोया
भिगोया और हो गया वाला स्थिति है कि छोड़ा और हो गया, तो भटकता है इस कारण से अनुशासन। आज के युवा को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी भी क्या मैगी की तरह है। हाँ, उनको ये लग रहा है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। वो मैगी की तरह ज़िंदगी नहीं है, उसको बनने में टाइम लगेगा। वो बाटी की तरह है, हाँ। थोड़ा सिकती है, पकती है, घी में डूबती है, फिर महक आती है ज़िंदगी। देखिए, दाल बाटी की बात की आपने तो मुंह में पानी आ गया। बात में चर्चा में जब बिहार में साथ में थे तो आपने बात कहा कि आपको उस जब गृहस्थ जीवन था खाने का बहुत शौक था। आपकी पसंदीदा डिश कौन सी होगी? बहुत सारी है लेकिन अब वो चीज़ बची नहीं। वैसे मुझे पूड़ी बहुत पसंद है। क्या बात। सोशल मीडिया आज के दौर में, जैसे स्कूल में लिखते थे हम लोग, स्कूल में शायद निबंध आपको भी होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, और दोनों तरह से हम बच्चे लोग उसको लिखते थे। सोशल मीडिया भी वरदान है या अभिशाप? देखिए, मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है, बट उसका यूज़ सही किया जाए तो। जस्ट लाइक सोनोग्राफी की मशीन। सोनोग्राफी की मशीन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो बच्चा गर्भ में है, कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको वहीं ठीक कर दिया जाए, दवा वहीं दे दी जाए। लेकिन अब लोगों ने उसको भ्रूण हत्या का एक ऑप्शन, उपाय बना लिया है। ऐसी सोशल मीडिया ख़राब प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर मैं बात करूँ मीडिया की तो कोई खुल के बोलूँगा, एक ही है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो बचा हुआ है, बाकी सब बिका हुआ है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपन उसी को यूज़ करें जो करने योग्य है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव हो गया, बहुत ज़्यादा बिजी थे, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लाफ्टर देख लें, अच्छी बात है। आप 1 घंटे तक लाफ्टर ना देखें। आप स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, तो आप कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं सोशल मीडिया में। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स देख सकते हैं। आप कोई अच्छे बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए आइडियाज़ देख सकते हैं। तो बुरा नहीं है, भटकाव बुरा है, प्लेटफॉर्म कोई बुरा नहीं। जब कंप्यूटर आया था तो उस समय लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि अब नौकरियां छिन जाएंगी, अब तो अपन रोड पर आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के आने से नौकरियां बढ़ी, रोजगार बढ़ा, और उसके कारण काम की इफिशियंसी बढ़ी जी। लोगों ने उसको स्वीकारा, बहुत अच्छा रहा। ऐसी एआई भी है, चाहे सोशल मीडिया है, सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो बहुत कुछ अपन अच्छा कर सकते हैं। नॉट बैड। बहुत ही अच्छी बात की कंप्यूटर से आपने कि, मगर एक और इस कंप्यूटर के साथ में जो बहुत सही अच्छी चीज़ आई है, तो एक जो कहीं चीज़ छूट रही है वो ये है कि वो एक शेर भी बड़ा अच्छा होता है कि हाथों में जुगनुओं को छिपाने की सज़ा है, खुद अपने चिरागों को बुझाने की सज़ा है, और शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हम, ये गांव का घर छोड़ के आने की सज़ा है। तो एक ब्रेन हो गया। माने बहुत सारे घर ऐसे हैं जो खाली हो गए, जहाँ माता पिता अकेले बच्चे और बच्चे चले गए। इसको आप इस तकलीफ को कहाँ देखते हैं? देखिए, ब्रेन ड्रेन को लेकर के मैं एक बात कहता हूँ कि सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं। पैसा पैसा, अच्छा पद, हमारी फैमिली के लिए होना चाहिए कि मैं यूएस में हूँ, आई एम इन अमेरिका, आई एम इन लंदन। बट मैं कह रहा हूँ कि पीछे हमारी संस्कृति रह गई, हमारी सभ्यता रह गई, वो रह गए जो हमारे सबसे अजीज़ थे। हर व्यक्ति एक बात कहता है कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। मैं कहता हूँ कि हर सफल इंसान के पीछे उसके माता पिता की जवानी का हाथ होता है। क्या बढ़िया बात। लेकिन वो बच्चा आपने हाथ में टैटू लिखवाता है शादी के बाद, माई लाइफ इज़ माई वाइफ। बट ये दर्द है। मैं आपको छोटे से वाक्य से जोड़ता हूँ कि लेटेस्ट हुआ है बेंगलुरु में, एक लड़का अपने माता पिता को छोड़ करके लंदन शिफ्ट हो गया और माता पिता के लिए समय समय पर अच्छी सुख सुविधाओं, पैसों को भेजता रहा। कुछ दिन बाद पिता का देहावसान हो गया, माँ अकेली बची। उसने व्यवस्थाएं भेज दी पूरी कि तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट मैं नहीं आ पाऊँगा। एक सब्जी वाला, फल वाला, जो उस घर के थोड़ा सा 100 मीटर दूर लगाता था, उसने भांप लिया कि अभी अकेली है। थोड़े दिन तक माँ करते करते, माई माई करते हुए, तू तो मेरी अम्मा है, सब्जियां लेकर के उसे घर के देना, उसको छोड़ना, कुछ काम हो तो मुझे बता देना, करके एक अच्छी बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग करने के बाद एक दिन वो माँ कहती है कि तू तो मेरे बेटे जैसा, तू क्यों बाहर धूप में बैठता है, नीचे गैरेज खाली, उसी में दुकान लगा ले। फल वाले ने, सब्जी वाले ने वहीं दुकान लगा ली, और बीच में कभी बैंक के किसी काम से उसने यहाँ वहाँ एक साइन करवा लिया, जिस साइन के थ्रू उसने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। और वो अकेली रहती थी, किसी को पता था ही नहीं। उसको मार दिया, लाश कहाँ फेंकी कुछ नहीं पता, उसने कब्जा कर लिया। जब उसका बेटा आया 5 साल बाद, तब उसको मालूम चला कि माँ भी नहीं बची, घर भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा।
तो ये सच वाक्य मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो जो भी बच्चे मेरे बाहर जा रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि बाहर जाओ, ज़िंदगी जीने के लिए बाहर जाओ, मरने के लिए भारत ज़रूर आना, क्योंकि इसी मिट्टी में सुगंध है मृत्यु की। हाँ। अच्छे जीवन की पहचान अच्छी मृत्यु से है। तो जो भी बाहर जा रहा है बच्चा ज़रूर जाए, लेकिन वापस आ जाए। पैसा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए परिवार ज़रूरी है। अगर तुम्हारे माता पिता तुमको बचपन में ही छोड़ के कहीं बाहर चले गए होते, किसी हॉस्टल में डाल के, तो शायद तुम्हारे पास ऐसे संस्कार नहीं आते। तो बच्चों से मेरा कहना है कि अपने आप को इस कुरीति से बचाएं। सभी बाहर भाग रहे हैं तो फिर हमारी संस्कृति का क्या हो। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। और इस पर हमारा खंडवा के एक शायर हैं सुफियान काजी, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि आंगन में जहाँ खेलने बच्चे नहीं आते, उस घर में यूँ लगता है फरिश्ते नहीं आते, और खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, माँ बाप की मैयत में जब बच्चे नहीं आते। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर मृत्यु अपने आप में एक महोत्सव है। आप मुनि बहुत सारे हैं और अच्छे हैं, काफ़ी सारे ज्ञान वाले, लेकिन मुनियों में आप एक ब्रांड हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, और सारी तरफ माने बात करें कि कलेक्टर भी आपको सुनता है और कंडक्टर भी आपको सुनता है। 18 साल का 16 साल का बच्चा भी आपके लिए लाइन में लगा है, 80 साल की माताजी भी आपको सुनने आती है। एक बड़ा क्लाइंटेल है, तो इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंच पाते हैं? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा आलोक जी की ये नीति सबको अपना लेना चाहिए। आपके पास वही रहेगा जिसको अपनापन मिलेगा। आपके यहाँ कोई वर्कर भी काम करता है, अगर आप उसको अपनापन दोगे तो वो आपके यहाँ रहेगा। और वरना आजकल बहुत लाडली योजना चल रही है, कोई आपके यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। तो जो भी आपके पास है उसको अपनापन दें, और आपके वक्तव्य में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ। तब वो कहीं ना कहीं टिक पाएगा। मैं अगर सुबह का प्रवचन देता हूँ, देशना देता हूँ आधा घंटे की, पौन घंटे की, तो मैं इसमें ध्यान रखता हूँ कि जो वर्ग के लोग बैठे हैं ना, उन सबके लिए एक एक लाइन तो हो। हाँ। तो मेरा अगर बॉक्स जो चल रहा है वो तो चलेगा, बट लाइनर तो देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी तो अपने गाड़ी देखते हैं, एम्बेसडर चलती थी पहले, यूं फिर यूं फिर यूं, तो उसमें एक पीछे डिक्की होती है, आगे इंजन रखने का, इंजन का वो होता है, पीछे पीछे बॉडी होती है। लेकिन जो कुछ खेल है वो पूरा मेन का है, इंजन का है, बट थोड़ा 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 सब कुछ जोड़ करके वो बनती है। प्रवचन में या मेरे जो साथ में लोग बैठते हैं, मैं एक एक लाइन, दो दो लाइन सबके लिए पुट कर देता हूँ ताकि वो कनेक्टेड रहें। बाकी फिर अपने विषय पर चलता हूँ। आपको लोगों को अपनापन देना पड़ेगा। कुछ नहीं तो भरत चक्रवर्ती की एक कथा मैंने पढ़ी आदि पुराण में, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक शासक, एक राजा, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि वो सबको खुश करे, और सबको खुश नहीं कर सकते। तो उन्होंने लिखा कि भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय यात्रा पूरी करी तो किसी को देख करके, मुस्कुरा करके उन्होंने अभिवादन दिया, किसी से हृदय से मिल करके, किसी को एक पद दे करके, किसी को बड़े गौर से देख करके, किसी से 10 मिनट बात करके, किसी के साथ बैठ करके। तो उन्होंने सबका अभिवादन अलग अलग ढंग से किया, जो जितने के योग्य था। तो मैं भी यही प्रयास करता हूँ, जो जितने के योग्य उसको दे, बाकी मर्यादा की एक दीवार तो रखना पड़ती है। बात अच्छी छेड़ी बीच में हमने कर्मचारी वाली, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, चूँकि व्यवसायी हैं हम लोग और अपना समाज भी मैक्सिमम सब व्यवसायी लोगों का है। तो उनको ये पीड़ा है कि हमें कर्मचारी नहीं मिलते अच्छे, युवाओं को पीड़ा है कि हमको रोजगार नहीं मिलता, मालिक को ये पीड़ा है कि अगर कर्मचारी मिलता भी है तो टिकता नहीं है। तो कहाँ, जैसे एक एम्प्लॉइज, बाकी मैनेजमेंट पे आप बात करते हैं, तो एम्प्लॉइज मैनेजमेंट पे क्या एक नियोक्ता ने ख्याल करना चाहिए और क्या एक कर्मचारी ने भी ख्याल करना चाहिए? एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपने लिए, देश के लिए बहुत हानिकारक हो गई जी। दूसरा, जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा सा अपने आप को, उनको पोलाइटनेस के साथ काम करना चाहिए। दोनों चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सब चीज़ों के लिए सुविधा दे दी है, 12वीं पास इतने रुपए, फलानी लाडली योजना इतने रुपए। तो एक जो इंजीनियर है जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा तो घर बैठे उनको मिल रहा है, तो वो निकम्मे हो रहे हैं फिर लोग। मेरी बात को बुरा ना माने, लेकिन गंभीरता समझे। बाकी जो देश है वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काम करा के पैसे देते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो तो गड्ढे खुदवाओ, पेड़ लगवाओ, जो रोडें खुद गई उनको बराबर करवाओ। आप काम करवा कर रोजगार के साथ पैसा दो, व्यक्ति बिगड़ेगा नहीं। अब उसको 1 रुपये किलो में गेहूँ मिल रहा, 2 रुपये के 1 किलो में चावल मिल रहा, बहुत सस्ते में तेल मिल रहा, बहुत सस्ते में चीनी मिल रही, तो वो
20,000 रुपये वो योजना में ले लेता है, 5,000 का राशन लाता है, 15,000 की शराब पी लेता है। तो देश इस कारण एम्प्लॉयमेंट इसलिए बिगड़ रहा है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसको अगर HR से जोड़ा जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज से, तो मैं मानता हूँ कि विद इन 5 ईयर्स इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है। क्या बढ़िया बात है। लेकिन वो बस सरकारी योजनाएं रहती हैं फ्री में और कोटा सिस्टम, तो चीज़ें बिगड़ती, एक मैनेजमेंट वो, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है। अब जो अपने हाथ में है उसमें हम देख सकते हैं कि जो एंटरप्रेनर है जी, जो बिजनेसमैन है, वो इतना पोलाइटली ले, थोड़ा उसको आने दे, थोड़े दिन उसको रुकने दे अपने पास, फिर उसको ये बताया कि तुम हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम हमारा बिजनेस का हिस्सा हो। बहुत बढ़िया। और फिर पूरा काम होता है। जब मैं बिजनेस करता था तो मेरे साथ में लगभग 17 एम्प्लॉय थे। मैं 17 को मेंटेन करता था। एक टाइम का खाना मेरी तरफ से आता था। कभी दिन में उनको कुछ खाना, चलो क्या खाना तो खा ले, किसी को ज्वेलरी पहना, चलो ये पहन लो। तो वो चीज़ मेंटेन करना पड़ती थी। लीनियंट भी नहीं होते थे, टाइट भी रहते थे। कभी मैंने भी दुकान में चोरी नहीं देखी, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई हमारा कर्मचारी छोड़ के चला हुआ कल से नहीं आऊँगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। क्योंकि आप उनको कर्मचारी रखेंगे तो वो नहीं आएंगे। व्यापार करना आपका काम है और पैसा करके लेने के लिए नौकरी करना उसकी मजबूरी है। वो भी चाहता है कि बिजनेसमैन बन जाऊँ जी, लेकिन अभी कंडीशन नहीं है ना, तो आपको उसको इतना स्थान देना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो काम कर रहे हैं, वही माने कि आपकी व्यापार का वो हिस्सा है। और फिर देखिए वो कभी छोड़ के नहीं जाए। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैं कभी किसी को ऐसा ट्रीट नहीं करता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करते हो, तुम हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा हो, हमारी माला का एक मोती हो। मोती कोई भी कम हो, माला तो टूट जाएगी। तो ये बात जब तक उनको फील नहीं होगी तब तक टीम स्पिरिट नहीं आएगा। टीम स्पिरिट नहीं आएगा, सक्सेस नहीं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि व्यापार के लिए लोग बोलते हैं कस्टमर फर्स्ट मगर एम्प्लॉइज फर्स्ट। एम्प्लॉइज अगर आपका खुश है तो आपका कस्टमर आपसे खुश रहेगा। जब व्यापार की बात होती है, परिवार की बात होती है, तो बात भाई की भी होती है। और पहले एक ज़माने में ट्रकों पे लिखा था कि राह चलना स्वच्छ चाहे उसमें फेर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे उससे बेर हो। या एक हमारा संडे का फंडा आता है, तो संडे का फंडा था कि जिस घर में भाइयों से सलाह नहीं ली जाती उन्हें सलाह के लिए वकील के पास जाना पड़ता है। तो ये दौर में चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि हम गाँव को दोस्त बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, भाई छूट जाता है। क्या पीड़ा इसके पीछे, क्या कारण? इसके पीछे एक शब्द है, स्वार्थ। मैं ये नहीं मानता कि जो लड़की घर आई है उसने भाई को बदल दिया। मैं मानता हूँ कि कमजोरी भाई में ही रह गई थी जो बदल गया। क्योंकि कोई भी लड़की घर छोड़ करके आती तो किसी को बदलने नहीं आती जी। यहाँ कहीं ना कहीं जब अपना दिखने लगता है तब भाई में मनमुटाव होता है। वो दो भाई जो सहोदर रहे, सहोदर का मतलब कि जिन्होंने उधर बढ़िया शब्द बोला आपने। जी जी, सहोदर जी जी, जिन्होंने माँ के उधर को शेयर किया है, पेट को शेयर किया है। बचपन में एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक ही साथ सोना, एक चादर में ही सोना। कोई उसको देख ले तो बस देखता हूँ तेरे को, तूने कैसे देख लिया भाई को। लेकिन बड़े होते होते क्या फिर वो निजी स्वार्थ जीवन में प्रवेश करता है। और जब निजी स्वार्थ प्रवेश करता है तो हर जगह कहीं ना कहीं टूट होती है। दो भाइयों की शादी हुई, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ जी। मेरी आंखों देखिए, दोनों की वाइफ ने कहा कि अब हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए, हमको अपना अपना देखना है। तो उन लोगों ने सूटकेस पैक किया, दोनों वाइफ का, बोले आप लोग घर जा सकते हैं अपने अपने, हम भाई लोग नहीं जाएंगे। किसी ने बोला कि मुझे माँ से प्रॉब्लम है, उसने भाई से प्रॉब्लम है, तुमसे प्रॉब्लम है। तो उन दोनों भाइयों ने एक बात कह ली कि अगर माँ को भी जाना है तो चली जाएगी, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। क्या बढ़िया बात। तो उन्होंने एक बार डिसाइड कर ली। वो लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा मन है अलग होने का। बोले हाँ। तो अंदर गया, वो सूटकेस पैक करके लाया उसका, इसमें हमारी पूरी ज्वेलरी, पूरे कपड़े, तुम अपने घर जा सकती हो, ये मेरे और मेरे भाई का घर है, हम तो साथ में रहेंगे। बचपन में साथ में रहते थे, अभी साथ में रह लेंगे। तुम चली जाओगी तो 2 भाई रख लेंगे, 2 भाइयों के साथ हम काम करवा लेंगे, हमारी जिंदगी चला लेंगे। वो चुप हो गए। भाई मिल जाएगी, भाई नहीं मिलेगा। मुझसे गुरुजी ने एक बात कही थी और वो बात मैं आप सबसे बोलता हूँ कि आपके पास बेटा पैदा करने की ताकत तो है, भाई पैदा करने की ताकत नहीं। बहुत भाई पैदा नहीं कर सकते आप। तो वो स्वार्थ का अगर अपन वो वायरस हटा देंगे ना, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग से बात रहना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कभी कोई लेडी के कारण घर की एक कुछ बात होती है तो मैं कहता हूँ उस लेडी से कि तुम्हारी भी माँ, तुम्हारा भी भाई कहीं है। तुम अगर किसी घर तोड़ने का प्रयास करोगे, तुम्हारा भी घर कोई तोड़ेगा, तुम्हारी भी बहू आएगी, वो भी तुमको तुम्हारे बेटे से दूर करेगी। तो जैसा तुम करोगे कर्मा लौट के वैसा है। क्या बढ़िया बात परिवार की निकली है, भाइयों की बात निकली है।
एक और एक बड़ा अच्छा एक चुटकुला चलता है कि दादा और पोते की बहुत पड़ती है आपस में। क्यों पड़ती है? क्योंकि दोनों का दुश्मन एक होता है। मम्मी नहीं, बेटा हाँ। दादा की बेटे से नहीं पड़ती है और बेटे की हाँ, पिता से नहीं हाँ, पड़ती, सही है, दोनों सही का है। दुश्मन एक है। तो दादा और पोते की बहुत पड़ती है। ये जनरेशन गैप का एक बड़ा अपने आप में पीड़ा है, ये भी एक हमारी दिक्कत है। तो इस जनरेशन गैप को कैसा कम किया जाए? थोड़ा तुम चलो, थोड़ा वो चले, थक जाओगे तो रिक्शा कर लेंगे। क्या बात है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, लाइफ का नाम ही एडजस्ट है। जी। एक लव मैरिज करने वाला कपल मेरे पास आया हाँ। और वो बोला कि अपनी वाइफ से कि मैं अब इससे परेशान हो गया हूँ। वाइफ कहती कि मेरी सुनते नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों का निर्णय क्या है? तो बोले अलग तो नहीं होना लेकिन सुधारो एक दूसरे को। हाँ। मैंने उनसे एक लाइन करी कि लाइक किया है तो एडजस्ट करो। क्या बात। आप लोगों ने तो एक दूसरे को हाँ, चुना like है, किया एक दूसरे को। एडजस्ट करो। तो कहीं ना कहीं अपन को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लाइक किया है तो कहीं ना कहीं लाइक किया तो एडजस्ट करके चलना चाहिए। लाइक बात परिवार की चल रही है। बहुत सारे घरों में देखते हैं कि बेटे बहू जो है वो माता पिता से अलग हो गए। अधिकतर बार तो गलती बच्चों की ही होती है। कई बार लगता नहीं आपको, एक बार माता पिता से भी कोई चीज़ छूट जाती है, सास ससुर कोई चीज़ छूट जाती है कि वो बेटे और बहू को अपने पास रोक नहीं पाते? उनको भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए अपने में। बिल्कुल सही है। मैंने जो कि मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं। एक केस तो मैंने ये देखा कि बेटा कह रहा है कि माँ मुझे साथ में रहना है, लेकिन उसकी माँ कह रही नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। वो कह रहा माँ तुम जैसा बोलोगी, उसकी बहू कह रही है, पत्नी कह रही है कि जैसा आप बोलोगी मम्मी हम वैसे ही चलेंगे। नहीं नहीं मेरे को तो अलग तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि पानी खराब नहीं होता, पानी कभी गर्म नहीं होता, पानी तो ठंडा होता है, उसको आग गर्म करती है। हाँ। तो कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो वो दोनों ही गलती नहीं है, कोई तीसरा जो आग लगा रहा है। हाँ। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जी। गलती दीपक और माचिस की नहीं है, आग तो कोई और लगाता है। क्या बढ़िया बात। और यहाँ तो ज़रूरत ही क्या है माचिस की, यहाँ तो इंसान ही इंसान जल रहा है। तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आता है पीछे से, वो पिंच करता है, या हो सकता है वो जो कई चरित्र होता है उससे। हाँ वो हम तो उनको मंत्रा कहते हैं, हाँ, मंत्रा। मिसिस मंत्रा एंड मिस्टर नारद। ये दो लोग जहाँ आते हैं वहाँ सब खत्म हो जाएगा, रामायण महाभारत वर्ल्ड वार 3 सब कुछ हो जाएगा। तो अब वो उसको अपन मिस्टर ट्रम्प भी कर सकते हैं कुछ दिन बाद, ये भी उसमें अपन जोड़ लेंगे। कहीं ना कहीं अपन को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सास को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि आपके और आपकी बहू में 2 दशक 3 दशक का अंतर है। तो आपको थोड़ा 10 साल पीछे जाना पड़ेगा और उसको 10 साल आगे आना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और आज अपन देखें आपके और मेरे बीच में 2 दशक का अंतर है, 20 साल का अंतर। तो जितनी शुद्धि से आपकी माँ खाना बनाती थी, उतनी शुद्धि उतनी सावधानी से आपकी पत्नी ने नहीं बनाया। बहुत। और उस जितनी सावधानी से आपकी पत्नी बनाती है उतनी सावधानी से बहू ने नहीं बनाया। जितनी सावधानी से आपकी माँ ने बनाया था उतनी सावधानी से, उससे कई गुनी अच्छी सावधानी से उसकी सास ने बनाया। तो कहीं ना कहीं ये कमी तो आती है, तो अपन को उसको एडजस्ट करना चाहिए। मेरा कहना है कि 2 चीज़ें करना चाहिए। जो सास है उसको अपनी बेटी से बहुत कम बात करना चाहिए, बहू से ज़्यादा बात करना चाहिए। जो बहू है उसको अपनी माँ से कम बात करना चाहिए, सास से ज़्यादा बात करना चाहिए। जिनके साथ रहना है उनसे बात करो, जिनके साथ नहीं रहना उनसे क्या बात करना। उनसे बात करोगे तो तुमको घर जाना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ी बहुत अपन को अपने माइंड सेट करना पड़ेगा। हम लोग सब साधु साथ में रहते हैं, तो मैं पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन उनसे करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं वो कल के 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलेंगे, हर दिन नया शहर मिलेगा। हमारे साथ तो यही रहेंगे। तो जिनके साथ रहना उनसे वार्तालाप करें। तरुण सागर जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि लड़ लो, मार लो, पीट लो, कूट लो, लेकिन बात करना संवाद बंद मत करो। तो अगर आप एक दूसरे से बात करते रहोगे तो रास्ते एक बड़ा पुराना शेर याद आता है कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। भगवान मेरे रिस्क की बरकत पे चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। वाह। आज का शेर होता है कि उनकी खिदमत तो बहुत दूर, बहू बेटों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है, और इस कदर हो गई मशरूफ़ियत दुनिया अपनी कि 2 रोज ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। तो अतिथि कब आओगे या अतिथि देवो भव से हम चले गए, अतिथि कब जाओगे? क्यों हुआ ऐसा? ये इसका सिर्फ एक कारण है कि उनको शुरू से बताया नहीं गया कि अतिथि तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक लड़की के यहाँ जिसकी शादी हुई है, अगर उसके मायके के लोग आ जाएं तो वो हलवा बना के खिलाएगी। पूड़ी खाओगी मम्मी? मौसी आप क्या खाओगी, क्या बना दूँ, पकौड़ी बना दूँ? तो थकेगी नहीं। और ससुराल के 4 लोग आ जाएं तो बोले कितने भुक्कड़ लोग आ गए, घर पे खाने तो यहीं रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसको अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपके घर अगर मेहमान आया है तो तुम्हारी बरकत होगी। कहते हैं निमित्त शास्त्रों में कि अगर मेहमान आए और आपने उसको भोजन कराया, भोजन के बीच में डकार आ गई हाँ, तो तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी। हाँ, तो आप उतनी प्रीति से खिलाएं भी तो। जी। और क्या कौन खा करके चला जाएगा, 2 रोटी 4 रोटी तुम्हारी ज़िंदगी तो ले नहीं जाएगा। तो थोड़ी बहुत अपने आप को संभालें, ये सोचें कि मैं भी तो किसी के यहाँ जाता हूँ, मैं भी तो किसी की बुआ हूँ, तो एडजस्ट कर लें। और आप किसी के यहाँ जाएंगे, वो आपसे ऐसा व्यवहार करेगा तो शोभनीय नहीं होगा। तो अपन वही व्यवहार करें जो आप दूसरों से वही व्यवहार करें जो आप खुद चाहते हैं। आइए परिवार से हम लोग मैनेजमेंट की ओर चलें, क्योंकि मैनेजमेंट के आप चलते फिरते विश्वविद्यालय और देखता हूँ मैं शायद 54 पंचकालनक आपके नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में हो गए, और प्रबंधन देखता हूँ सारी कुशलता के साथ में कि कितना सारा आप मैनेज सा कर लेते हैं। ये हम सारे लोगों के लिए सीखने का विषय है। तो बात मैनेजमेंट की निकलती तो जब भी हम लोग काम करने जाते हैं 2 लोग आपस में झगड़ते हैं, एक का नाम है दिल, एक का है दिमाग, और दोनों के बीच संतुलन बनाना बड़ा कठिन होता है। तो कैसे दिल और दिमाग के बीच में हम इस चीज़ को मैनेज करें? मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो केवल दिल से लेता है निर्णय वो भावुक होता है, जो दिमाग से ले लेता है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाता है। तो अगर दोनों को मिला लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपन ने देखा एक रसना आता है, रसना हाँ, या रूह अफ़ज़ा आता है, हाँ, तो उसमें जी। पानी दूध अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट करके अपन जी, जी, लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपन एक तरफा नहीं जाए, जी, दिल और दिमाग को जोड़ के चलें। अभी जो मैंने मंत्राक्ष का ध्यान कराया था, अभी इंदौर में लास्ट शिविर था और इंदौर में फिर से लगने वाला है, उसमें उस ध्यान की प्रक्रिया में मैं दिल और दिमाग को जोड़ता हूँ। और जिसका दिल और दिमाग एक साथ काम कर ले, उसकी इफिशियंसी, उसकी तरक्की 1000x भी हो सकती है। बहुत अच्छा। क्योंकि भावुकता का एक निर्णय आपको 10 साल पीछे कर सकता है। हाँ, अभी विश्व युद्ध की कगार पर पूरा विश्व है, तो जो जो युद्ध कर रहे हैं, जिन जिन के ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है, सब पीछे होते जा रहे हैं। सही बात है। मिसाइल फेंकने वाला भी हाँ, हाँ, और मिसाइल खाने वाला खाने वाला। सभी पीछे होते जा रहे हैं। तो अगर ये थोड़ी सा दिल दिमाग एक साथ बैठ जाए तो क्या दिक्कत है। इसके लिए 2-4 चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आंख बंद करके ये जो सिस्टम है, ये हाँ, हाँ, बहुत स्लोली आप उंगलियों को पास में लाने का प्रयास कीजिए, जी, आंख बंद करके। तो आप देखना, आप पाएंगे कहीं ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है। जब माइंड और दिल आपका एक साथ काम करेगा तो वो एक साथ सेट हो जाएगी। और भी बहुत सारी मेडिटेशन है, बीजाक्षरों का ध्यान, मंत्राक्ष का ध्यान के दिल और दिमाग को जोड़। जब ये आप बैठेंगे ना, तो एक इन्फाइनाइट का साइन बनता है, आप एक नीचे बनता है और एक यहाँ बनता है, तो आप डबल इन्फिनिटी की ओर जाते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अच्छी बात यह है कि अपने दिमाग को उन चीज़ों से जोड़ें जहाँ कंपैरिजन हो, हाँ, हाँ, और बहुत सारी चीज़ों का उत्तर लाने का प्रयास आपका दिमाग करे, तो आपका दिल दिमाग एक साथ काम करेगा। बाकी दोनों आपके ही हैं, चलाना कैसे है ये आप जानिए। भावुकता से कोई भी निर्णय लेंगे हमेशा चोट मिलेगी, एग्रेसिव होकर कोई भी निर्णय लेंगे सफलता दूर होगी। तो दोनों को मैच करें। ध्यान भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है ध्यान करने का। दिल और दिमाग को एक साथ जोड़ने के लिए आप शम बीजाक्षर का ध्यान कीजिए, जी, तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा, भावुकता भी कम होगी। और जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं माइंड की, सुई में धागा डालने का प्रयास कीजिए। ये पहले की माँ क्यों करवाती थी, ताकि आपका बैलेंस बने। तो इन सब चीज़ों से आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो काम बने। बात आपने एग्रेशन की तो फिर एक शेर याद आता है कि तुम्हारी शान घट जाती कि ओहदा घट गया होता, जो कहा गुस्से से अगर प्यार से कह दिया होता। तो एग्रेशन के साथ में गुस्सा आता है, पर कमजोरी है, माने क्या पता क्यों, खासकर युवा पीढ़ी में, नए बच्चों में, जिनको बहुत कुछ चीज़ सरलता से मिल गई, तो वो सब जो आपने बताया माचिस वाली बात, तो कैसे कंट्रोल करें इस गुस्से? एग्रेसिव होना बुरा नहीं है, वो आपकी तरक्की के लिए एक सीढ़ी भी है, बट उसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कब करना है, कितना होना चाहिए। उस व्यक्ति के सामने कभी एग्रेशन शो मत करना जिससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला हो। हाँ, हाँ, तो एग्रेसिव होना और क्रोधी होना बहुत अंतर है। हाँ, हाँ, क्रोध में व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता, एग्रेसिव व्यक्ति जो एग्रेशन कर रहा है वो एग्रेसिव होने के बाद तुरंत संभाल लेता है। तो एग्रेसिव होना बहुत अच्छा है। आज की युवा पीढ़ी को एग्रेसिव तो होना चाहिए, बट एक रिमोट कंट्रोल के साथ कि इतना एग्रेशन ही ठीक है, और कब करना है, कहाँ करना है। हर किसी से एकदम से एग्रेसिव होना हर समय, ये एग्रेसिव नहीं है, क्रोध नहीं है, ये पागलपन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो क्रोधी है और ओवर एग्रेसिव है, तो
अपने विनाश के लिए वो अकेला काफ़ी, उसको किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने एग्रेसिव देखा। आपने पुस्तक में लिखा भी आपकी? हाँ, मैंने लिखी है। हाँ, लिखा है। और मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा कि जो लोग एग्रेसिव होते हैं खिलाड़ी बहुत ज़्यादा और हर चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, वो कभी अपने अपने आप को टॉप स्कोरर नहीं बना पाते। थोड़ा रेस्ट लो और फिर अपने एग्रेशन को अपने खेल में दिखाओ। उत्तर जीत के मत दो, उत्तर जीत से दो। हाँ, क्या बढ़िया लाइन बोली आपने। उत्तर जीत के मत दो, उत्तर जीत से दो। आपकी जो जीत है वो उत्तर है, दैट्स ऑल। मैं एग्ज़ाम दे रहा था और एक लड़की जो थी वो मेरे साथ कंपटीशन में थी, उसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। मुझे लगा कि वो जीतेगी, लेकिन मैंने उससे अच्छा प्रेजेंट किया। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं, वो बार बार मेरे को देख रही थी कि अभी क्या रिएक्शन देगा। मैंने वहाँ देखा ही नहीं, मैंने अपना काम किया। जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया, तो मैंने ऐसा किया उसको कि मैंने तेरे को जीत से जवाब दिया है, जीत के जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। बात एग्जाम की निकली, बड़ी अच्छी बात है। तो एक 3 इडियट फिल्म में डायलॉग था कि दोस्त के फेल होने से ज़्यादा दुख उसके फर्स्ट आने पर होता है। तो ये सफलता और आलोचना बड़ी सगी बहन है आपस में, और वो जहाँ आप सफल होते हो तो वो आलोचनाएं साथ में आती है। तो कैसे बिना विचलित हुए बचा जाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि सच्चा दोस्त वही है जो अपनी तरक्की या अपनी जीत से ज़्यादा आपकी जीत को एंजॉय। तो और अगर वो ये बात मन में आ रही कि यार वो आगे निकल गया, तो वो स्वार्थ है, वो साथ नहीं। साथ जो होता है वो ये देखता कि यार तुम आगे निकल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम सब साधु भगवान साथ में रहते हैं। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका नाम आ गया कि मेरा आ गया। वो ये देखते हैं कि यार नाम किसी का भी आया हो, ब्रांड अपना होना चाहिए। तो टीम स्पिरिट लेके चलेंगे तो कभी इस प्रकार की बात नहीं आएगी। दोस्तों को मैंने जान लेते हुए भी देखा है और जान देते हुए भी देखा है। तो जिन्होंने जान ली है वो साथी नहीं स्वार्थी थे, जिन्होंने जान दे दी है वही साथी। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ में 2 दिन बिताने का मौका मिला श्रीलंका में। एक कंपटीशन विन किया था मैंने, तो 2 दिन मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कहा ठीक है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है कि आपने कब सेंचुरी बनाई थी और कब कैसा मैच खेला था। मैंने कहा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो एक शेर होता है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, और संभल कर चलो कितना भी कमर बल खाई जाती है। तो अहंकार से बचा पाना, सफलता जहाँ मिलती है वो अहंकार आता है। सचिन को मैंने कहा आप कैसे बचा पाते हो अपने आप को? तो यही मैं युवा पीढ़ी के लिए आपसे प्रश्न करता हूँ कि सफलता मिल जाती है, जीत भी ले लिया आपने, सब कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद अहंकार से खुद को कैसे बचाया? बहुत सिंपल है। इसके लिए अपन एक बार वैदिक दर्शन की ओर चलते हैं। जी। वैदिक दर्शन में होता है कि वो अपने जिन परमात्मा को मानते हैं, जी। 1 किलो लड्डू का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हैं। हाँ। भगवान को पंडित जी को दे देते हैं, वो समर्पित कर देते हैं। हाँ। फिर पंडित जी वहाँ से उनको 4 लड्डू दे देते हैं हाँ। कि 4 लड्डू तुम ले जाओ, प्रसाद है। हाँ। वो वाला नहीं देते, दूसरा देते हैं। जी। और वो 4 लड्डू लेकर के आ गए। बाहर निकल के उसने एक अपने माता पिता को दे दिया, हाँ। एक बीवी बच्चों को दे दिया, एक उनको दे दिया जिन्होंने कोई सहयोगी थे, पहचान के थे। 1 लड्डू से स्वयं खा लिया। हाँ। यही सिद्धांत अपनाना चाहिए अहंकार से बचने के लिए। जब भी कोई आपको सम्मान करे, सफलता मिले, तो सीधे जाओ भगवान के चरणों में कि देखो भगवान, मेरे को इसकी आदत नहीं है, आपको सम्मान की आदत है, ये आप रख लो। अब प्रसाद की तरह 4 वापस ले आओ, प्रसाद की तरह उस सम्मान में 4 शब्द वापस ले आओ। एक अपने माता पिता को दे दो कि आपके कारण ऐसा हुआ है, एक सहयोगियों को दे दो, एक मित्रों को दे दो कुछ शब्द, और कुछ शब्द खुद रख लो। इससे आपको अहंकार की बीमारी नहीं होगी। सारा लड्डू, 1 किलो लड्डू अगर वो खा लेगा तो शुगर हो जाएगी, और पूरी प्रशंसा आप ही ले लोगे तो आपको फिर अहंकार की बीमारी लग जाएगी। मैं तो बांट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अकेले कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। मैंने आपकी किताब में एक बात पढ़ी थी कि सेल्फ मेड कोई नहीं होता। हाँ जी, है ना। तो मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता, विदाउट सपोर्ट कोई व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता। जिनको तीर्थंकर बनना है तो इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में उन्होंने गुरु तो बनाए हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपको अगर विदाउट सपोर्ट आप सोचोगे आप सब कुछ कर लोगे तो जीत सकते हो, लेकिन बड़ी जीत या लंबे समय तक नहीं जीत सकते। किताब की बात निकली तो फिर आपकी किताब पर बात करूंगा मैं। वो शब्द मुझे बड़ा हमेशा प्रेरित करता है, ओम इग्नोराय नमः। तो जो सारी बात करते हैं तो मैं जानना चाहूँगा क्या मैंने कैसे इग्नोर करना चाहिए और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। ये वाकया हुआ कि मैंने एक समाज में बड़ी राजनीति रहती है जी, तो एक जगह में गया और वहाँ मैंने देखा कि यार जिसको अपना मानो वही विभीषण निकल गया। तो मैंने कहा चलो 1 विभीषण होगा, 2 होगा, तो 5-7 विभीषण निकल गए। तो फिर मैंने सोचा ओम इग्नोराय नमः, इन सबको इग्नोर करो, इनसे कोई बात नहीं करना। तब ये मंत्र मेरे मन में आया और वहाँ से मैंने एक किताब लिखी ओम इग्नोराय नमः।
और फिर सेकंड उसका पार्ट लिखा घोर इग्नोरायणम, अच्छा, और थर्ड पार्ट उसका मैं भी लिख रहा हूँ घनघोर इग्नोरायणम। क्या बात। ताकि ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी ताकि लोग अपने आप को बूस्ट कर सकें, फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकें। हम अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाते फ्रस्ट्रेशन से, तो हम फिर उसमें उलझ जाते हैं। इग्नोर का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में हावी हो रही हैं, आपके लक्ष्य से आपको भटका रही हैं, आपके व्यक्तित्व को गिरा रही हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो सफल भी नहीं हो पाओगे। बहुत अच्छी बात। कई बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकले ना तो व्यक्ति ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ नहीं, ये घर जाकर होगा। टीचर एक दिन मेरी क्लास में, टीचर बड़े गुस्से में आई, उसने एक बच्चे को खूब मारा। इंग्लिश टीचर की बात है, 9th क्लास की। हम लोग सब समझ गए कि आज घर पे झगड़ा हो गया है, कुछ किया ही नहीं किसी ने। बरस क्यों रही है मैडम, कहीं का कहीं निकलता है। कुकर में भी सीटी होती है, सीटी नहीं हो तो कुकर फट जाता है। तो मैं कहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ओम इग्नोराय नमः, बट इसको जहाँ प्रयोग करना है वहीं करना, जहाँ इग्नोर नहीं करना है वहाँ कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। किसी ने पैसा लिया और आपने कहा ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीट आय नमः, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो ये इसको जहाँ करना है वहाँ करें। मैं तो क्या करता हूँ कि जैसे कभी कोई मुझसे बात करता है यहाँ वहाँ की, और मुझे लगता है कि यार ये सुनना भी पड़ रहा है और सुनना नहीं भी है, तो जैसे वो कुछ भी कहता है तो मैं क्या सोचता हूँ मन में, तो वो कुछ भी करे, मुझसे कुछ भी कहे, मैं मन में की बात सोचता हूँ तो। जैसे उसने बोला कि तुम बहुत तेज चलते हो, मन में सोच रहा हूँ मैं तो। अच्छा, वो इसके बाद भी नहीं मान रहा, वो और बोल ही रहा है, ये बोल ही रहा है, तो फिर मैं मन में सोचता हूँ कि आगे बढ़। उससे नहीं कहता हूँ, मन में, अपने मन में कहता हूँ कि आगे बढ़। इसके बाद भी वो बोलते रहता है तो मैं सोचता हूँ तेरे जैसे कई आते हैं, पागल है, छोड़। तो ये अपने मन से बात करने, मतलब फ्रस्ट्रेशन को अपन को कम करना है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अगर आपके करियर में आ जाएगा या आपके लक्ष्य में आ जाएगा तो अपनी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि गलत मंत्र है, आप इसके आगे कोई और मत लिखना। मैंने कहा अभी तो चालू हुआ है कारवा, मंजिल बहुत दूर है, कई और आएंगे। लेकिन ओम इग्नोराय नमः जो करता है, चीज़ों को बहुत सुकून में रहता है, आपके ऊपर चीज़ें हावी नहीं होती। बातों की बात की आपने कि सारा खेल उसी का है, और वो एक शेर भी बोल सकता हूँ मैं कि तुम जितने हंसी हो मुनिवर जी, वैसा ही तुम्हारा लहजा है, और जिस बात को तुम कह देते हो उस बात से खुशबू आती है। तो बातों को कैसे खुशबूदार बनाया जाए, जैसे आप बोल पाते हो बाकी लोग बोल नहीं पाते इतना अच्छा, क्या किया इसके लिए? मेरा मानना है कि दिमाग को उन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मेरे लिए मैं कहता हूँ कि एक्चुअल इंटेलिजेंस से बढ़ के कुछ नहीं होता जी। तो अपने दिमाग को ट्रेंड करें आप। जो आज के बच्चे हैं यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगे हैं कि गर्लफ्रेंड होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, आईफोन, फिर हमारे पास एक अच्छी डिग्री होना चाहिए, इन सब चीज़ों में बच्चे उलझ गए। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, अपने दिमाग को ट्रेंड करो। मैंने पिछले 16 साल में अपने दिमाग को क्या ट्रेंड किया, आप भी करें और लोग भी करें इस चीज़ को। जी जी। कि किसी के जीवन में कोई समस्या आ रही है, आप उस समस्या को आप सुने, समाधान मांग रहा हो तो दें, नहीं मांग रहा हो तो अपने दिमाग से बोलें कि अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आती तो तुम क्या करते। तो आपका दिमाग जाएगा दुनिया में घूम करके आपको एक सॉल्यूशन ला के देगा, और ये सॉल्यूशन लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद हाजिर जवाबी बदल जाता है। हाँ, क्या? और जैसे अकबर बीरबल के घर गया और उसका बेटा कुछ ज़मीन में ढूंढ रहा था, उसको कुछ गिर गया, तो वो धीरे से पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो वो उसको देख करके बोलता है कि जाओ तो यार अपना काम करो। बोले नहीं क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले बाप को ढूंढ रहा हूँ अपने। बीरबल का बेटा कहता है कि अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ। तो अकबर कहता मैं बता दूं तो, बोले आधा तेरा आधा मेरा। कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, मैं अपने में हूँ, तू क्यों मेरे को परेशान कर रहा है। तो ये जब लंबे समय तक अपने दिमाग को अपन एक्चुअल इंटेलिजेंस की ओर लेके जाते हैं ना, तो वो हाजिर जवाबी बदलता है और वो अपनी क्वालिटी बढ़ाता है, शब्दों की फ्लुएंसी की। बट धीरे धीरे आपको लेना चाहिए। मैंने लगभग 8-9 महीने या कहूँगा कि प्रैक्टिस करते करते 2-3 साल भी निकाले। दिन में 3 घंटे बैठ करके मैं एक ही टॉपिक पर खुद से बोलता था। खाली बैठा हूँ, पहले उतनी पब्लिक नहीं रहती थी, बड़ा चिल रहता था, तो मैं बैठता हूँ और एक ही टॉपिक पर लगातार 1 घंटे 2 घंटे बोलने का प्रयास करता हूँ, 2 घंटे। तो क्या होता है, दिमाग जो होता है वो चीज़ें ला करके देता है, उसको तो बोलना है, उसको तो बोल दिया कि बोलो, तो वो चीज़ें लाता है, तो दिमाग को काम करने की आदत हो जाती है। तो अपने आप को आप मेंटली जितना व्यस्त रखेंगे, आप बुद्धि का व्यायाम जितना करेंगे
उतना आप ज़्यादा फ्लुएंसी ला सकते ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आपने किसी ओरेटर के लिए कि चुपचाप बैठ करके घंटे भर खुद से ही भाषण दो मन ही मन में। हैं। आप बेस्ट हाँ। कमेंटेटर बन सकते हो। जी जी जी। आप ट्राई करो, क्यों क्या होता है कि व्यक्ति को डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलना है, वो भी फाइनल वर्ल्ड कप का खेलना है, ऐसा नहीं होता। पहले रणजी खेलो, हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे ऊपर आओ। मुश्ताक अली अहमद जो ट्रॉफी है वो खेलो, फिर धीरे धीरे ऊपर आओ। एकदम से ऊपर आके आप एकदम से पहाड़ रॉकेट मत बन जाओ। अगर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो होगा। बाकी हमारी तो पीढ़ी में ही प्रवचन है, गुरुजी से बड़ा कोई प्रवचनकार नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता, तो गुरुजी की देन है जो हम लोग प्रवचन। बढ़िया बात निकली। चूंकि बात युवाओं की चल रही थी तो मेरे जैसे जो लोग हैं या हमारे साथ की जो पीढ़ी के लोग, इनको दो प्रश्न जो हैं वो विचलित करते हैं। एक तो धर्म ये कहता है या समाज ये कहता है कि आपको पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल मिल रहा है, आप अगर इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो अगले जन्म में फल मिलेगा। एक थेरेपी ये बोलती है, एक बात ये बोलती है मान्यता कि इस हाथ दे उस हाथ ले, अभी अच्छा करोगे तो अभी मिलेगा, अभी अगर खराब करोगे तो खराब होगा। ये दोनों के बीच का कोई रास्ता है या दोनों अपनी जगह सही है या क्या सही है? देखिए, जो किया है वो तो भोगना है जी। उसको भगवान भी नहीं टाल पाए। जब भगवान ही खुद का नहीं टाल पाए, श्री राम ने भी नहीं देखा सीता का हरण। श्री राम ने भी सीता का हरण देखा, और सीता ने भी जो छुड़ा करके लाया था उसी ने जंगल छोड़ दिया, सब चीजें देख ली जी। तो अपना कर्म किया, कर्म में वो कैसे जाएगा। जी। वैदिक दर्शन में गोवा आता है कि 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए, सुख देत सुख होते दुख देत दुख हुए। तो ये चीज़ें आती हैं, वैदिक दर्शन में भी आती है। रामचरितमानस की मैंने पंक्ति बोली है, ये सब लिखा हुआ है कि कर्म जो है राम कुछ नहीं कर सकते। जब राम ही स्वयं परेशान हो गए तो राम हमारे लिए क्या कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कर्म तो उनके सामने भी आया, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें तुरंत भी असर देती है। अगर अपन इस चीज़ को आयुर्वेद से जोड़ते हैं तो कुछ चीज़ों को लेप लगा लो तुरंत असर हो जाता है, कुछ चीज़ों को खा लो तो असर हो जाता है। किसी को बुखार आ जाए और रात को उसको दवाई नहीं खाता हो तो आप जो भी दवाई होती है बुखार की, पीस के उसकी नाभि में रख दो पानी डाल के, तो 30-40% तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो अपन बाहर से भी कर सकते हैं। कभी कोई ऐसी सिचुएशंस आती है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना चाहिए। कूल रखेंगे तो वो चीज़ निकल जाएगी। कर्म जो होते हैं, क्योंकि पंचम काल चल रहा है तो जल्दी जल्दी आते हैं। आप सोचो कि सुकून से नहीं आएंगे। जितना जितना अपन ने सेट किया है तो वो उतना आएंगे, और अगर आप मुस्कुरा के उनको निकाल देते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने पहले फर्स्ट डे के प्रवचन में खंडवा में यही कहा था कि आप जितना मुस्कुरा करके जिएंगे, लोग और कर्म आपको उतना कम परेशान करेंगे, और लोग और कर्म कम परेशान करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आप आने वाले वक्त के राजा हैं। बात निकली बिहार में आपके साथ में, और एक आपका सपना था एक ज़माने में जब गृहस्थ जीवन में थे और ज्वेलरी का बिजनेस करते थे बढ़िया, कि मैं एक दिन नोट को बिछा कर सोऊंगा, और सोए भी आप, है ना। और फिर आज देखें तो नोट बिछा कर सोने वाले आपके पीछे पीछे घूमते हैं। जीवन बदला, तो ऐसा कौन सा पल आया जिसने एकदम जीवन बदल दिया आपका? आपको गुरु से आपको आदि सागर जी बना दिया? चीज़ें ऐसी रहती हैं आलोक जी की, जीवन आपको जहाँ ले जाना चाहता है ना जी, वहाँ ही ले जाएगा। आप चाहे कुछ कर लो, कुछ चीज़ें नियति के ऊपर छोड़ना पड़ती हैं। मैंने 10th के बाद बायो लिया जी। बायो लेकर के मैं पहले दिन गया तो वहाँ मेडक का डिटेक्शन चल रहा था। मैं तो छोड़ के बाहर आ गया, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब देखना। फिर मैंने सोचा यार अपने तो यार वैल्यू घट जाएगी यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेते हैं। किस्मत देखना मुझे कहाँ से कहाँ ले जा रही है। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, तो फिजिक्स का 3 लाइन का फॉर्मूला मैंने देखा बोर्ड में। मैंने कहा मैडम 1 मिनट पानी पी के आना। मैं गया ही नहीं दोबारा, इतना बड़ा कौन याद करेगा। फिर मैंने कंप्यूटर कॉमर्स ले लिया जी, और अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। बीकॉम में एडमिशन लिया, मेरी दीदी ने मुझे बीबीए में ढकेल दिया। बोले बीबीए नया आया है, आज से लगभग 22 साल पुरानी बात हुई। 22 साल पुराना मैंने बीबीए किया है, 22 साल पुराना एमबीए किया है। तो मुझे किस्मत ने वहाँ ढकेल दिया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक आत्मिक संतुष्टि नहीं थी कि मैंने कुछ कर लिया। मैंने बहुत कुछ कर लिया, पैसा कमा लिया, लोगों के बीच में इज्जत कमा ली, दोस्त देख लिए, बट एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं था। गुरुजी आए 2008 में और उन्होंने सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। अंदर एक बिजली सी कौंधी, और बिजली कौंधी और एक आवाज़ आई कि बस अब यही मित्र हैं। सिक्स सेंस ने बोला कि जो कुछ है तुम्हारा तो यही है। बस वहीं से फिर लाइफ चेंज हुई। लक्ष्मी का समावेश तो था लेकिन सरस्वती का नहीं था, और उनके आशीर्वाद से सरस्वती का समावेश भी हो गया, और वैराग की जननी वैराग भावना भी आ गई साथ में।
तो उन सब ने घेर लिया और मुझे गुरुजी के साथ ले गए। गुरुजी का ही प्रसाद है, और उनकी पहली झलक मैंने जो देखी उसके बाद ही मेरे जीवन में लगा कि नहीं यार, एक बार ये ट्राई करना चाहिए, अपन कर सकते हैं। और मैंने ये सोचा कि अपने पास पुण्य है, तो अपन ने पुण्य को अभी तक तो भोग में लगाया है, क्यों ना एक बार योग में लगा के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और फिर मैं इस राह पर गुरुजी के साथ निकल। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि बताते हैं कि जब पहली बार आपके पापा ने आपको देखा जन्म के बाद में, तो बच्चों में दो चीज़ देखते हैं, या तो वो सोते हैं या रोते हैं। आपने देखा तो आप उनको टकटकी बांध के देख रहे थे जब इन्होंने आपका नामकरण कर दिया गुरु। और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए तो गुरुजी आप ही हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। सफलता जब आती है, सफलता अपनी कीमत मांगती है, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे आप राइटर हो, चाहे ऑडिटर हो, या कुछ भी हो, तो अपनी कीमत मांगती है, तो वो शांति रह जाती है। तो कैसे सफलता और अपने जीवन की शांति दोनों के अंदर बैलेंस किया जाए? देखिए, वास्तविकता की सच्ची सफलता तो शांति है। दुनिया की जो बाहरी चीज़ों को अपन जोड़ रहे हैं कि ये भी जोड़ लूँ मैं, वो भी जोड़ लूँ, तो वास्तविक शांति नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी आप अगर मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है तो भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ही आप सफल हैं। सफलता का मतलब ये नहीं कि पैसा मिल गया, एक बड़ा घर मिल गया, लोग आपको जानते हैं। सफलता का मतलब ये है कि आप अंदर से कितना शांत हैं, क्योंकि अपन अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये आजकल के बच्चे सफलता ढूंढते हैं, और सफलता किस बात पर ढूंढते हैं कि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छी लड़की शादी हो जाए, दहेज में कुछ नहीं, बस 50 किलो सोने के साथ लड़की मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरी जीवन की सफलता है। ये सफलताएं नहीं है, ये वास्तविकता में असफलताएं, अशांति है। सफलता का मतलब तो अपनी आंतरिक शांति से, सेटिस्फैक्शन से है। पांडव तो 5 गांव में सेटिस्फाइड थे, इसलिए वो सफल थे। और कौरव को तो पूरा कुरुक्षेत्र मिल गया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, पूरा हस्तिनापुर मिल गया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो असफलता की ओर थे। ये 5 में सेटिस्फाइड थे, सफल हैं। जाना कुछ साथ में है ही नहीं। आज अपन बातें कर रहे हैं, अपन दोनों चले जाएंगे, फिर कहीं मिलेंगे, बस अपन दोनों की हुई ये बातें जो है ये रह जाएंगी। फिर अपन दोनों चले जाएंगे, कोई और दुनिया में मिलेंगे, फिर कोई अपनी जगह आएगा, यहाँ फिर बातें करेगा, तो बातें रह जाएंगी और दुनिया निकल जाएगी, सफलताएं रह जाएगी, बस शांति रह जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बोली। साहिर साहब लिख गए हैं गाना कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो वाकई में दुनिया ऐसी ही जाएगी, खूब अच्छे लोग आएंगे और खूब बातें जाएगी, और बातों की ही बातें रह जाएगी। अपन आए रैपिड फायर राउंड करते हैं कि एक छोटा सा प्रश्न, उसका छोटा सा उत्तर। तो गुस्सा आए तो तुरंत क्या करें? पी लेना चाहिए। एक शब्द है मौन, मौन ले लेना चाहिए। क्या बात, और रिएक्शन टाइम को थोड़ा डिले करें। बहुत अच्छी बात है। कोई अधूरी ख्वाहिश? बहुत सारी अधूरी रह गई, क्योंकि कभी पूरी नहीं होती। अगर पुरानी यादों में बात करूं तो मेरी एक इच्छा थी कि एक फरारी कार लेना है, तो वो रह गई, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं बचा है। आप तो फरारी आपके पीछे घूम रही है अब तो। भगवान महावीर अगर अचानक मिल जाए आपको, एकदम प्रकट हो जाए और पूछो कोई एक प्रश्न, मुझे पूछने का मौका मिले, जी जी बिल्कुल, तो मैं तो यही पूछूंगा कि आप अकेले अकेले क्यों चले गए? हमें भी ले जाते तो ठीक था, या हमको कहाँ छोड़ गए? बहुत ही अच्छी। कोई पसंदीदा फिल्मी गाना? एक गाना था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, हाँ, तो वो मैं, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा, तो मैं उसको कभी जब खाली बैठता हूँ तो कभी गुनगुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ साथ छोड़ के जाते हैं, तो कभी गुनगुना देता हूँ। बहुत अच्छा। और कोई पसंदीदा भजन? भजन में एक अपने रूपेश जी का एक भजन है कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तो कभी वो बजता है तो मैं सब काम छोड़ के उसको एक बार जरूर सुनता हूँ, क्योंकि वो लाइफ से टच कर जाता है। अरे रुपेश जी आपके पंच कल्याण में अभी आपको सुनाने के लिए जी। मुनि ना होता तो क्या होता? मुनि ना होता तो मैं अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता, क्योंकि मेरा पैशन था कि दुनिया 2 चीज़ों से झुकती है, एक पैसा और एक पावर, तो मैं दोनों की ओर जाता, मैं एक अच्छा सफल व्यवसायी होता। सब कहेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं, और कोई ना पूछेगा आपका हाल अगर आप हो जाओगे बिहार। सही है कि अगर जेब से अगर पैसे गिर जाएं तो जेब में छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाए। क्या बात है। जिनके आते नहीं थे सलाम, उनके जवाब आने लगे, और 2 पैसे क्या आए, मेरे बबूल के पेड़ में आम आने लगे। जबलपुर कितना याद आता है?
जबलपुर अब याद नहीं आता, क्योंकि बहुत लंबा समय रह चुके हैं, ऐसा कोई याद नहीं आता। हाँ, लेकिन वहाँ जो मंदिरों में मैं जाता था, उन भगवानों की स्मृतियाँ मैं प्रतिदिन रखता हूँ। मगर संस्कार धानी है जबलपुर। देखिए, जबलपुर का इस भारत की धरा पर बड़ा एहसान है कि आचार्य रंजीत से चालू हो जाए, महर्षि योगी से चालू हो जाए, या अपन का आ जाए मिमिक्री में के नाइकर पर आ जाए, रजनीकांत पर आ जाए, आदेश श्रीवास्तव पर आ जाए। तो जबलपुर वाकई में संस्कार धानी है, जिसने इस देश को, इस मध्य प्रदेश को बहुत सारे कलाकार दिए, उनके अंदर एक आप है। जबलपुर के अलावा कोई पसंदीदा शहर? सभी पसंद है, बाकी मेरे को जैसे इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी एक स्थान था, मैं जब कर्नाटक गया था चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट पर, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको चूज़ किया कि जब भी अंतिम समय आएगा तो वहीं चले जाऊँगा। वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। एक येडनीर करके जगह है जी, वहाँ पर चिकमंगलुरु के पास, वो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ मुझे थोड़ा रहना, मैं 2-4 दिन रुक के आया हूँ, और मैं मन बना के रखा हूँ कि जब कभी अंतिम समय आएगा तो शांति के लिए वापस वहीं चले जाऊँ। मैं सुनने वालों को बता दूं कि चिकमंगलुरु वो शहर है जिसने इंदिरा गांधी को नया जीवन दिया। जब 77 में आपका आपातकाल लगा और उसके बाद में इंदिरा गांधी बाहर हो गई, और 1980 में उन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा चिकमंगलुरु से 79 में, और वो जीत कर आई, और उसके बाद में इंदिरा गांधी फिर वापस देश के अंदर है। तो चिकमंगलुरु वाकई में उस तरह का शहर है। कोई पसंदीदा पुस्तक आपकी धार्मिक से हटके? मुझे तो मेरी एक पुस्तक बहुत अच्छी लगती है, आध्यात्मिक प्रबंधन। जब मैं खाली बैठता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ। मैंने आपकी किताब में पढ़ा था कि आपकी पसंदीदा पुस्तक है आपकी जीत। हाँ हाँ जी, मैंने लिखा था। ये आपकी मैंने पूरी किताबें आपकी बड़ी गहराई से पढ़ी हैं। एक लेखक को पेशेंस के साथ दूसरे लेखक को पढ़ना चाहिए। जी, फिर भी अगर मेरे से आप सब चीज़ों से हट के बोलेंगे कि कोई आपकी फेवरेट बुक जो हो, जो अगर आप कभी भी हो तो उठा के पढ़ सकते हैं, तो मैंने किताबें वास्तविकता में बाहरी किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, जी, मैंने आदमी बहुत पढ़े हैं। तो मेरी जो पुस्तक है आध्यात्मिक प्रबंधन, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको मैंने अपने अंदर से लिखा है। सही कहा कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार होना चाहिए, तब तो आप दुनिया से प्यार कर पाओगे। तो और पसंदीदा ओरेटर? वक्ताओं में तो मुझे सिर्फ गुरुजी पसंद आए हैं, अच्छा, क्योंकि वो अपनी बात को इतनी शालीनता से कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर चली जाती है। वो रिमझिम वर्षा की तरह कहते हैं, और अगर आज की पीढ़ी के लिए अगर कुछ है तो वो तरुण सागर जी। ये गुरुजी तो वाकई में विशुद्ध है, उनकी सारी बातें जो है वो अपने आप में। एक लाइन में खाली, अच्छा इंसान कैसे बने? अच्छा इंसान बनने के लिए 5 मिनट खुद को दें रोज की। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप कर पाएंगे तो आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। अब उन चीज़ों में ना उलझें जो आपके काम की नहीं है। इकोनॉमिस्ट बन जाएं, जो काम का है उसको रखें, जो काम का नहीं उसको छोड़ दें। अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान महावीर स्वामी का एक सूत्र अपना लें कि बुरा मत सोचो। तुम बुरा नहीं सोचोगे तो तुम कभी किसी का बुरा ना देख पाओगे, ना कर पाओगे, ना बोल पाओगे। तो बुरा ना सोचें, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। फिर भी किसी पर भरोसा मत करना, दुनिया स्वार्थी है। अपने भी पहले अपना देखते हैं। मैंने सबकी मदद करके देख लिया। आज के माता पिता की सबसे बड़ी गलती? आज के माता पिता की सबसे बड़ी गलती कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। अपने बच्चों को वक्त दें। आप अगर अपने बच्चों को वक्त देंगे तो कल आपके बच्चे आपको वक्त दें। खुश रहने का सबसे आसान सूत्र? ओम इग्नोराय नमः। क्या बात है, वाह। जीवन का एक नियम जो सबको मानना चाहिए? कोई भी कुछ भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये जीवन में उतार के चलना चाहिए। आज लोग मुझे सुन रहे हैं, कल कोई नहीं सुनेगा, या मुझे सुनेंगे तो मेरे जाने के बाद 50 साल तक मुझे और सुनेंगे, फिर कोई और आएगा। तो एक अपने यहाँ एक सूत्र अपने अंदर लिख लेना चाहिए, अनित्यता। कुछ भी नित्य नहीं है, तुम भी नित्य नहीं हो, पैसा भी नहीं है। जब जाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी कैसा भी हो, परमानेंट कुछ भी नहीं है जगत में। कोई ना परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, आप चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जीवन का एक नियम जो सबको मानना चाहिए? अहिंसा। अपने जीवन को एक, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है, कि अपने जीवन में जो कुछ भी आप करो जी, उसको अहिंसा से जोड़ के करना। खाना खाओ तो, बैठो तो, कहीं जाओ तो, कुछ भी करो आप उसमें देखो कि हम हिंसा और अहिंसा कितनी करते। धन और लक्ष्मी में फर्क? लक्ष्मी वो है जो आपको सरस्वती की ओर ले जाए, और धन वो है जो आपको पतन की ओर ले जाए। धन जब आता है तो व्यक्ति मद में डूब जाता है, और लक्ष्मी जी आती है ना तो उनको सरस्वती जी की ओर ले जाती है। कई बार किसी से बात करके ऐसा लगता है कि घड़ी रुक जाए, घड़ी बंद हो जाए, और लगातार हम सुनते रहें, आप बोलते रहें, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है, और मन तो कभी भरता नहीं है। मगर वो एक
लाइन है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। तो इस दौर में खूब महंगे जूते पहन लिए हमने, लेकिन उसके बाद भी पाँव में कांटे चुभना बंद नहीं हो रहे हैं। तो जब ऐसे संतों के चरण में बैठते हैं, बातें होती है, सुनते हैं, और जो अपने आप में पुराना युग और नए युग दोनों का मिलन है, जो नए बच्चों की बात करते हैं, जो बात करते हैं प्राकृत भाषा की, जो बात करते हैं 50,000 श्लोकों की, लेकिन बात ये भी करते हैं कि चैट जीपीटी पे अगर जाए तो वहाँ पर अगर जैन धर्म की बात करें तो क्या सही उत्तर आना चाहिए। इन दोनों इतनी पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे संतों के साथ बैठना, वाकई में किसी गंगा में स्नान करना होता है, किसी लाइब्रेरी में पढ़ना होता है। तो आज के इस बातों में बाकी आपको तो आनंद आया ही होगा, आएगा, मुझे बहुत आनंद आया है। तो आज गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभार, बिल्कुल दिल की गहराई से, कि आपने जीवन में बड़ी बहुत अच्छी बातें बताई।